हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठोस, द्रव और गैस। कल हम लोग पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़े थे और उसमें पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस। एक कमेंट आया कि सर आप डेफिनेशन लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो चलो आज हम परिभाषा आप लोगों को लिख दे रहे हैं कि ठोस, अगर हम कहें ठोस किसे कहते हैं तो यह लिख सकते हैं इसमें पदार्थ की, बड़ा भी लिखने के लिए बोला गया, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख दें लोहा, सोना, चांदी आदि की बात कर लें। अगर हम लोगों को द्रव अवस्था के बारे में लिखना हो, द्रव अवस्था, यहाँ पर अवस्था लिख लीजिएगा, ठोस अवस्था। देखिए द्रव अवस्था क्या है भाई, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। इसमें एक बात हम लोग नोट कर लें, हैशटैग कर लें कि द्रव को जिस पात्र में, पात्र मतलब बर्तन, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया आदि। ठीक। अब हम अगर गैस अवस्था की बात करें, गैस अवस्था, तो इसमें सेम बातें लिख दें, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था कहलाती है। इसमें भी एक बात हैशटैग करके लिख लें कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का
आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है भाई, उदाहरण की बात कर लें, एग्जाम्पल की। ऑक्सीजन, धुआं, वायु, भाप आदि। ठीक, तो ये हो गई पूरी डिफिनीशन ठोस की, द्रव की और गैस की। मतलब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए भाई, अब हमने डेफिनेशन लिख दी। आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो अभी आज तो थोड़ा बड़ा हुआ है। अगर इतने से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो और बड़ा लिख देंगे। अब देखिए, हम लोग ठोस, द्रव और गैस की तुलना कर लेते हैं। कुछ उसके गुणों के आधार पर हम इनकी तुलना करते हैं। जैसे यहां पे अगर हम लिख दें ठोस, और यहां पर ज्यादा ही ऊपर हो गया, ये हो गया ठोस, यहां पर द्रव, द्रव, और यहां पर हम लोग बात कर लें गैस। ठीक, गैस। तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस। अगर हमको इसकी तुलना करना है तो कुछ गुणों के आधार पर कर लेते हैं। देखिए, पहले ठोस का स्ट्रक्चर बना दें। अगर जो है ठोस पदार्थ को हम लोग देखते हैं, तो कल हम लोग समझे थे कि इसके जो कण होते हैं या अणु होते हैं या फिर परमाणु होते हैं, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, इनके कण बहुत पास पास होते हैं। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव के मध्य अंतर आणविक स्थान अधिक होता है। जबकि अगर गैस की बात करी जाए तो गैस में अणु काफी दूर दूर होते हैं। अब देखिए, अगर इनकी तुलना करना हो तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रख करके अगर हम लोग तुलना करें, जैसे बात करें कि यहाँ पर आकार की, तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन में लिखा ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। इसको तो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। गैस, यह भी क्या है, अनिश्चित है। मतलब कि अगर ठोस, द्रव, गैस की तुलना करी जाए कि इन तीनों का आकार कैसा होता है, तो भाई ठोस का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस को भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ठोस का आकार निश्चित है, बाकी द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं। अब उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो हम लोग आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन का मतलब पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, कि कोई पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है, यही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो भाई ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार
ले लेता है, जबकि आयतन उतना ही होता है। जैसे 1 लीटर दूध हमने लिया, उसको किसी भी बर्तन में हम रखें वह 1 लीटर ही रहेगा। गैस, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। तो भाई इसमें देखिए दोनों अनिश्चित है, आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। जबकि द्रव में आकार अनिश्चित है, जबकि आयतन क्या है, निश्चित है। और ठोस में तो दोनों निश्चित है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं घनत्व की। अब यह हो जाएगा भाई घनत्व हम लोग किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में कोई पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है वह उसमें कितना सघन है या कितना विरल है, इसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। मतलब कि एक निश्चित आयतन में जो कणों की मात्रा है वह कितनी है, कम है या अधिक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक, कि एक निश्चित आयतन में कणों की मात्रा जिनसे मिलकर के बना हुआ है वह कम है या अधिक है। अब यहाँ पर एक नजर हम लोग देखें तो देखो ठोस काफी नजदीक नजदीक है, यानी कि ये काफी घना है, और घना है इसका मतलब इसका घनत्व अधिक है। यह इसकी अपेक्षा दूर दूर है तो इसका घनत्व कम है, और यह सबसे दूर है इसलिए इसका घनत्व सबसे कम है। जो जितना घना होगा उसका घनत्व उतना अधिक होगा। तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई, घनत्व का मतलब समझ में आ गया कि एक निश्चित आयतन में उपस्थित इसके कणों की मात्रा, इसमें ज्यादा मात्रा आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पास पास है, और द्रव में ये दूर दूर है तो इसके कणों की संख्या उतने ही आयतन में कम हो जाएगी, तो ये सबसे अधिक है। इसका घनत्व ठोस से कम है। ठीक, ठोस का घनत्व सबसे अधिक है और द्रव का घनत्व ठोस से कम है, और गैस का घनत्व सबसे कम है। यानी कि जो द्रव का घनत्व है वह गैस से अधिक है। सबसे अधिक किसका हो गया, ठोस का, उसके बाद द्रव का, और सबसे कम किसका हो गया, गैस का। ठीक, अब घनत्व जो ज्यादा है उसके पीछे जो है वह है अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान, दोनों की बात कर लेते हैं। अंतराणुक आकर्षण आकर्षण बल की बात कर ले, अंतराणुक आकर्षण बल। तो ये जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, यानी कि इन दोनों कणों के मध्य जो आपस में खिंचाव है, जो एक दूसरे को पास लाने के लिए बल लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो भाई ठोस के कण सबसे पास पास में एकदम से सटे सटे हैं, तो इसमें आकर्षण बल या अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा भाई, सबसे अधिक होगा। और यह सेम बात हो जाएगी ठोस से कम। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो इसके कण दूर दूर हैं, अगर इसमें आकर्षण बल अधिक होता तो ये दोनों पास पास आ जाते, लेकिन ये दोनों दूर दूर ही हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल क्या है, कम है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। और पिछली क्लास में बात भी हुई थी कि आकर्षण बल कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि एक दूसरे से दूर चले जाएं, ये अपने तल के भीतर ही घूमते रहते हैं। अब देखिए गैस की बात करें तो आकर्षण बल यहाँ पर हो जाता है शून्य, यानी कि गैस के कणों के मध्य में कोई आकर्षण नहीं होता, इसीलिए यह बहुत ज्यादा दूर दूर जाते हैं। अब अंतर, पांचवी टॉपिक की बात कर लें तो अंतराणुक स्थान, हो सकता है किसी किताब में स्थान की जगह आकाश लिखा हो या अवकाश लिखा हो। तो अंतर आणविक स्थान जो होता है यह भाई देखो
ठोस के कण जो है पास पास हैं, तो इसमें अंतर आणविक स्थान क्या होगा, सबसे कम होगा। अंतर आणविक स्थान का मतलब कि जो कण आपस में जुड़े होते हैं उनके मध्य जो खाली स्थान बचता है, क्योंकि परमाणु की संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो भाई चार गेंदों को हम लोग किसी भी तरीके से रखें, बीच में थोड़ी जगह तो रह जाएगी। परमाणुओं से अणु बनता है, अणु की भी स्थिति लगभग यही होती है। और जब हम लोग इसको आणविक रूप में भी अगर कोई ठोस बना हुआ है तो उसमें भी अंतराण्विक स्थान अवश्य रहेगा, लेकिन ठोस में यह क्या होता है, सबसे कम रहेगा। ठीक, ठोस में यह क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। और द्रव में ठोस से अधिक हो जाएगा, ठोस से अधिक हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत कम है, जबकि इसके कण दूर दूर हैं, तो ठोस में अधिक हो गया। और गैस में सबसे अधिक हो जाएगा, गैस में सबसे अधिक हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक टॉपिक हम लोगों की आती है संपीड्यता। इसको और आसान भाषा में अगर बात करें हम लोग, तो दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव को हम लोग कहते हैं संपीड्यता। ठीक, संपीड्यता या दाब का प्रभाव, यानी ठोस और द्रव गैस इन तीनों को अगर दबाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये ठोस है, इसको अगर हम दबाएंगे तो ये बताइए इसके बीच में अंतराण्विक स्थान तो बहुत ही कम है। जब अंतराण्विक स्थान बहुत कम है तो दबेगा कहाँ, टूटेगा तो है नहीं, खाली स्थान में ही वह सेट होगा। तो जो खाली स्थान है वो अत्यंत कम है, और जब अत्यंत कम है तो इसको बहुत कम दबाया जा सकता है। जैसे लोहे का एक टुकड़ा छोटा सा ले तो हम उसको इस तरीके से दबाएं कि वो फैले नहीं, तो कितना ही ज्यादा कोई दबा लेगा भाई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है इतना बड़ा, और इसको चारों तरफ से दाब डाला जा रहा हो, इधर से भी दाब डाला जा रहा हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी फैलने की कहीं पर कोई जगह ना हो, तो यह बहुत करेगा, थोड़ा बहुत सिकुड़ जाएगा, थोड़ा बहुत दब जाएगा, चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि ठोस जो है बहुत कम संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं भाई, बहुत कम संपीड्य होते हैं, मतलब कि बहुत कम, चलो या आसान भाषा में लिख देते हैं, यह बहुत कम दबते हैं। अब तो समझ में आ गया कि यह बहुत कम दबते हैं। जबकि द्रव, द्रव के बीच में अंतराण्विक स्थान तो अधिक है ना, और जब अंतराण्विक स्थान अधिक है बेटा, तो इसको जब दाब डाला जाएगा तो इन अंतराण्विक स्थान के पास आएंगे द्रव के अणु, और क्या हो जाएगा, आयतन उसका कम हो जाएगा। कोई भी द्रव होगा अगर उसको हम दाब डालेंगे तो चूंकि इनके अणुओं के मध्य दूरी अधिक है, खाली स्थान है, तो जब इनको चारों तरफ से दबाएंगे तो ये दब करके कम आयतन बना लेंगे। ठीक, तो यह जो है हम लोग कह सकते हैं कि ठोस से अधिक संपीड्य। देखो ये संपीड्य शब्द कठिन है, लेकिन यह है कि आपको याद रहना चाहिए कि संपीड्य एग्जाम में आ गया। संपीड्यता से आप क्या समझते हैं, या ठोस द्रव गैस में संपीड्यता के गुणों का वर्णन करिए, तब आप क्या बता पाएंगे, तब तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए संपीड्य शब्द याद रखिए, संपीड्यता का मतलब क्या होता है, दबने का गुण। ठीक, तो इसको भी आसान भाषा में लिख देते हैं कि ठोस से अधिक संपीड्यता मतलब दबते हैं। क्या हो गया, दबते हैं, मतलब ठोस से अधिक दबते हैं। ठीक, गैस, गैस को तो जानते ही हो, गैस, जो गैस सिलेंडर हम लोगों के घरों में है जिसमें एलपीजी गैस भरी रहती है, उसको इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया गया होता है, इतना ज्यादा दाब दे दिया गया होता है कि वह बदल चुकी होती है किसमें, द्रव अवस्था में। जैसे सिलेंडर को जब हम लोग हिलाते हैं तो देखते हैं ऐसा कि जैसे उसमें पानी भरा हुआ हो, द्रव भरा हुआ हो।
लेकिन जब उसके नोब को घुमाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। यानी कि जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस को बहुत ज़्यादा दाब दे करके भर दिया गया। दाब जब बहुत ज़्यादा दिया गया तो देखो गैस के अणु ज़्यादा दूर दूर तक, जब इनको ज़्यादा दाब दिया गया तो ये जो है और नज़दीक आ गए, और जब नज़दीक आ गए तो कैसी संरचना बना लिए, द्रव जैसी संरचना बना लिए। यानी कि यह जो है सबसे अधिक दबते हैं, सबसे अधिक संपीड्य है, और संपीड्य का मतलब दबते हैं, ठीक, सबसे अधिक दबते हैं। अगली बात समझ में, अगर गैस को हम लोग बहुत ज्यादा दाब डालेंगे तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव को बहुत ज्यादा दाब डालेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और यह जो दबने का गुण होता है, जो दाब पड़ने पर अणुओं के पास आने का गुण होता है, इसी को हम लोग कहते हैं संपीड्यता। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। अब उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, 7वीं पॉइंट। देखिए जो ताप का प्रभाव है, जब किसी भी परमाणु अणु को हम लोग गर्म करते हैं तो उनके जो कण हैं, उन जिनसे मिलकर के बने हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जैसे कल वाली क्लास में हमने बताया था कि जो ठोस के अणु या परमाणु होते हैं, या तो कहें कि कण होते हैं, इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते। जब नहीं जा पाते तो अपने स्थान पर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जबकि द्रव में अंतर आणविक स्थान अधिक होता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर लेते हैं। गैस में तो भी आकर्षण बल होता ही नहीं, शून्य होता है। देखिए जब आकर्षण बल शून्य होता है तो यह बहुत दूर तक गति कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे अधिक देखा जाए तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर होती है क्योंकि आकर्षण शून्य होता है। उससे कम गतिज ऊर्जा यहाँ पर होती है क्योंकि आकर्षण इसकी अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वहां पे तो शून्य है, यहाँ पे तो कम से कम आकर्षण है। ठोस में गतिज ऊर्जा, या तो हम कहें इसके जो कण हैं वो सबसे कम गति करते हैं, गति ही नहीं करते बल्कि ऊर्जा है तो अपने स्थान पर कंपन करते हैं। और जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अब जैसे ठोस की गतिज ऊर्जा का मान, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया तो ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे दूर दूर हुए तो यह लक्षण तो द्रव का है। यानी ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो ठोस के जो कण होंगे वह क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जैसे दूर दूर हुए वह किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। द्रव को जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें तो पहले से ही स्थान अधिक है, और ज्यादा अधिक दूर हो जाएगा। जैसे अधिक दूर हुआ फिर इसमें भी आकर्षण बल घट जाएगा, और घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जैसे शून्य हुआ वह किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। मतलब यह है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में, और द्रव को गर्म करते हैं तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। और तीनों को एक साथ अगर बात करें तो यह है कि जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वो पहले से अधिक दूर दूर होने का प्रयास करने लगते हैं। और जब होने का प्रयास करते हैं तो घटना क्या होती है, ठोस है तो कन्वर्ट हो गया द्रव में, और द्रव है तो कन्वर्ट हो गया गैस में। जैसे बर्फ है, बर्फ को हम फ्रीजर से निकाल लें, अब वातावरण का तापमान अधिक है फ्रीजर की अपेक्षा, तो वह बर्फ पिघलने लगेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। अब उस द्रव को हम थोड़ा सा गर्म कर दें, और जैसे हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे तो उसमें से वाष्प यानी भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। और ये सारा खेल कैसे हुआ, केवल और केवल गर्म करने से। फ्रीजर में बहुत ज्यादा ठंडक होती है तो वहां पे बर्फ बना था, उसको बाहरी वातावरण में लाए, थोड़ा गर्म हुआ बर्फ और वह पिघलने लगा। अब पिघल के बर्फ द्रव बन गया। जब द्रव को हम लोग गर्म किए तो वह किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी भाप में कन्वर्ट हो गया। ठीक।
तो यह हो गया हम लोगों का ठोस, द्रव और गैस की तुलना। और तुलना किन गुणों के आधार पर हुई भाई? आकार के आधार पर, आयतन के आधार पर, घनत्व के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर, अंतर आणविक स्थान के और दाब के प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं, और ताप का प्रभाव। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। तो भाई हम लोगों का ठोस, द्रव और गैस, ये चीजें हो गई। अब हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण कल समझ रहे थे, आज उसको डिटेल में समझ लिया जाए। ठोस, द्रव, गैस किस आधार पर था भाई? ये भौतिक आधार था इसका, ठीक, या कहें कि हम भौतिक अवस्था का आधार था। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस हो गया। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। किस पर भाई? रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर की अगर हम लोग बात करें तो यह है पदार्थ, और इस पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो शुद्ध पदार्थ, और दूसरे को हम लोग मिश्रण या विलयन कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटने की बात हुई थी, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। मिश्रण की बात करें तो यह भी दो है, एक को हम लोग कहेंगे समांगी और दूसरे को कहेंगे विसमांगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटे, तत्व और यौगिक। मिश्रण को हम लोग क्या कह सकते हैं? समांगी और विसमांगी। ठीक, तो आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट तब तक। तो हो गया भाई। अब हम लोग एक एक के डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, शुद्ध पदार्थ में हम लोग लिख सकते हैं वह पदार्थ जिसके प्रत्येक जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन निश्चित हो। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता, ठीक, वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का, किसका भाई? जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन कैसा हो? निश्चित हो। ठीक, वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन निश्चित हो, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब हमको यह समझना है कि रासायनिक संगठन का क्या मतलब है। ठीक, रासायनिक संगठन का मतलब यह है कि वह जिन
अणुओं या परमाणुओं से मिल करके बना है, उसका दोनों के जुड़ने की जो प्रकृति है या दोनों का जो जुड़ाव है वह पूरे पदार्थ में एक जैसा ही हो। ऐसा ना हो कि किसी भाग का जुड़ाव किसी दूसरे तरीके से, दूसरे का जुड़ाव दूसरे तरीके से। जैसे अगर हम बात करें कि हम जल लिए H2O, ठीक, हमने क्या लिया, जल लिया H2O। तो अब जल का कोई भी अणु होगा तो उसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। यह जल का एक अणु। दूसरा अगर अणु हम लोग लेंगे, दूसरे भाग को देखेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन किससे जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ करके दूसरे अणु का निर्माण करेगा। अगर हम लोग तीसरे अणु के बारे में देखेंगे तो उसमें भी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। यानी कि जल के प्रत्येक भाग में जब भी हम देखेंगे तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो यही है रासायनिक संगठन। ठीक, ये तो यौगिक की बात हो गई। अब जैसे हम सोने का एक छोटा सा टुकड़ा ले, अब सोने का टुकड़ा, भाई महंगाई इतनी हो गई है, ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तो छोड़ो, सोने का टुकड़ा ना लो, किसी और लोहे का टुकड़ा ले लें, भाई ये तो सस्ता है। तो लोहे का एक हम लोग जो है टुकड़ा लेते हैं। लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है बेटा, एफ ही होता है। क्या होता है, एफ ई। तो इस लोहे के टुकड़े में अगर इसको हम यहां से तोड़ेंगे तो भी इसमें एफ का परमाणु, यानी कि ये जो लोहे का टुकड़ा बना हुआ है वह किस परमाणु से बना हुआ है, केवल और केवल लोहे के परमाणु से ही मिलकर के बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम यफी लिखे, ये बड़ा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब ये जो छोटे छोटे हम गोले बना रहे हैं, इसको हम लोग मानक मानते हैं किसका, परमाणु का। ठीक, तो यह जो परमाणु है, सबके सब परमाणु इसमें किसके होंगे, लोहे के ही होंगे। तभी यह क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। मान लीजिए इस लोहे के बीच में एल्यूमिनियम आ जाए, एक कोई अणु, एक कोई परमाणु, सॉरी, एक कोई परमाणु किसका आ जाए, एल्यूमिनियम का आ जाए, तो यह एल्यूमिनियम अशुद्धि हो जाएगी इसको। तो इसको जब अलग करेंगे तब ये शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। यानी शुद्ध पदार्थ में एक ही समान रासायनिक संगठन होता है या एक ही समान संरचनाएं होती हैं। जैसे जल है तो उसमें जल के किसी भी अणु को हम देखेंगे तो उसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होगी। उसी प्रकार से अगर हम लोहे का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसमें उस लोहे के टुकड़े में जितने भी परमाणु होंगे सब किसके होंगे, लोहे के ही होंगे। अगर हम लोग एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा लें तो इसमें जितने भी परमाणु होंगे सब के सब किसके होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। आगे बात समझ में। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन निश्चित होता है वही क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। जैसे जल, जैसे लोहा, जैसे एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, यानी जितनी भी आवर्त सारणी में तत्व हैं सबके सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। सभी यौगिकों के नाम क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। इसीलिए तो भाई अभी हमने लिखा कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, और दूसरे को यौगिक कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो पहला हो गया हम लोगों का तत्व, एलिमेंट। अब तत्व जो है इसकी परिभाषा देखिए भाई, तत्व की परिभाषा याद रखिए। तत्व की परिभाषा है तो बहुत आसान है, बहुत छोटी, लेकिन भूलती बहुत तेजी से है। तो तत्व की परिभाषा होती है समान प्रकार के, देखो ट्रेन जा रही है, आवाज आ रही होगी, समान प्रकार के परमाणुओं से
समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अभी इसी बात पे तो डिस्कस हुआ है कि अगर जो है लोहे का टुकड़ा है तो इसमें सारे परमाणु कैसे होंगे, लोहे के ही होंगे, अर्थात सारे परमाणु कैसे होंगे, समान होंगे। एल्यूमिनियम है अगर, तो एल्यूमिनियम में सारे परमाणु किसके होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, अर्थात क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी तत्व की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग गैस ही ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लिए, तो इसमें सारे के सारे परमाणु किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, तभी वह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। हाइड्रोजन गैस ले लिए, तो इस बॉक्स के अंदर अगर सारी की सारी हाइड्रोजन गैस है, तभी वह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अगर हम सल्फर ले लें, तो इसमें सारे के सारे परमाणु किसके होने चाहिए, सल्फर के होने चाहिए, तब यह जो है तत्व है। यानी कि हम उसे ही तत्व कह सकते हैं जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के हों, और जिस प्रकार के होंगे वही उसका तत्व हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो इसमें भी लिख लो। अरे इसमें तो पूरी, अच्छा तुम 9th में हो तो चलो यहाँ पर लिख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन। ठीक, आयरन को ही क्या कहते हैं, लोहा। एल्यूमिनियम, चलो सोना लिखना है भाई, खरीदना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी राष्ट्रभक्त हैं, लिख सकते हैं। तो सोना, चांदी, ठीक। तो हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि, पूरी की पूरी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वही तो इन्हीं की तो परिभाषा है। ठीक, तो अगली टॉपिक है हम लोगों की यौगिक। ठीक, अरे स्क्रीनशॉट तो ले चुके होगे, नहीं तो बैक करके देख लेना भाई। अब क्या है भाई, यौगिक कंपाउंड्स। देखिए यहां पर हम लोग लिखें दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, चलो वो अभिक्रिया लिखा है लास्ट में भाई, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलते, मतलब जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। हो गया, दो या दो से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलते अर्थात जुड़ते हैं
तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, H2O, NaCl, यह है जल, यह है नमक, यह है NaOH, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक, एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यहां पर है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। यह फार्मूला है बच्चों से सबसे अधिक पूछे जाने वाला बड़ों के द्वारा कि चलो फिटकरी का सूत्र बताओ। तो भाई फिटकरी का सूत्र क्या होता है, पहले पढ़ने का तरीका देख लीजिए। K2SO4 और यहाँ पे जो बिंदी लगाई गई इसको पढ़ते हैं इंटू Al2 और कोष्टक में है SO4 और कोष्टक के बाहर 3 लिखा गया है। तो जब 3 लिखा होता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थ्राइस, और कभी इंग्लिश मीडियम के अध्यापक अगर पढ़ाएंगे तो हो सकता है इसको थ्राइस बोल दें। ठीक, तो इसको थ्राइस या थ्राइस बोलते हैं। इंटू फिर आ गया, बिंदी लगी हुई है 24H2O, यह किसका सूत्र है? फिटकरी का, जिसको पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। एलम मतलब फिटकरी होता है और यहाँ पे K2 है यानी पोटासियम का, जिसको पोटासियम कह देते हैं। ठीक है भाई, तो यौगिक की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यौगिक बनता है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि H2O जल, अब दो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो दो और ऑक्सीजन में संख्यात्मक अनुपात क्या है? 2:1 का अनुपात है, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब यहीं पर इसका अनुपात अगर बिगड़ा, इसके अलावा कुछ भी इसका अनुपात हुआ तो इसको हम जल नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि भाई H2O किसका सूत्र है तो आप बता दोगे जल का, लेकिन हम कहें H3O तो, या H4O2 की बात ही कर दें, इसको क्या कर दिया जाए? दोनों को दूना कर दें, H2 की जगह H4 हो जाए, O1 है तो यह O2 हो जाए, तो क्या H4O2 को हम जल कह सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इसका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, 2:1 अनुपात, यानी कि दो हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तभी जो है जल का अणु बनेगा। जैसे NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन जब आपस में एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ मिलता है तो नमक का निर्माण होता है। ऐसे कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है बेटा? कास्टिक सोडा का। यहाँ पे है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनको मिलने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और मिनिमम जल की आवश्यकता कितनी होती है? 24H2O, इसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यह क्रिस्टलन जल जो होता है वह पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को जोड़ने का काम करता है। तो ये फिटकरी का फार्मूला थोड़ा बड़ा लोगों को लगता है या लोगों को कठिन लगता है, इसलिए जो बच्चे 9th-10th में होते हैं प्राय उनसे पूछ देते हैं कि चलो फिटकरी का सूत्र बताओ। तो भाई फिटकरी का सूत्र यही है, याद कर लीजिए। जब कोष्टक के बाहर 3 है तो इसको क्या पढ़ते हैं? थ्राइस पढ़ते हैं। बाकी अगर कोष्टक के बाहर 2 लिखा है तो इसको पढ़ते हैं ट्वाइस। 3 है तो थ्राइस की बात हो गई। अगर कोष्टक के बाद 4 है तो इसको पढ़ते हैं टेट्रा।
कोष्टक के बाहर 5 है तो इसको पढ़ते हैं पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हो गया। तो अब इतना आज के लिए बहुत है। आप लोग जो है आज ठोस द्रव गैस की परिभाषा लिख दिए। ठोस द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं की तुलना हम लोग 7 टॉपिक के आधार पर कर लिए। फिर उसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण देख लिए, और इस वर्गीकरण में तत्व और यौगिक की बात हो गई। अब कल हम लोग जो है ये जो बचा हुआ मिश्रण था या विलयन था, समांगी और विसमांगी, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे वाली टॉपिक शुरू होगी। नोट्स देखिए जरूर बनाइए, नोट्स बना रहेगा तभी पढ़ने का मतलब निकलेगा। बाकी जिन दोस्तों के पास वीडियो नहीं पहुंच रही है उनके पास, उनको जो है आप अपने भेज दीजिए, चाहे किसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से, लिंक के द्वारा आप भेज दीजिए या लिंक ही भेज दीजिए। बाकी हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए। यूट्यूब पर ही जो है कमेंट वीडियो के नीचे चलता है, उसमें आप कमेंट करिए। कल हमको 2 कमेंट मिले थे, एक जो है कि थोड़ा बड़ा लिखिए, और दूसरा कि परिभाषा आप लिख देंगे तो हम लोगों को नोट्स बनाना आसान होगा। तो आज हमने परिभाषा भी लिख दी और थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किया। अब अगर सही हो तो फिर ओके। ठीक, बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम देंगे, वह आपकी फीड पर पहुंचता रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।